Assalamu alaikum dear learners. This is the video about collision theory, its introduction and some basic concepts related to it. First of all, let's talk about the definition of collision. Collision in rough words इसको आप उर्दू में कह सकते हैं टकराव। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का इंटरेक्शन होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के दरमियान में, जिसके तहत उसकी मोमेंटम या मोशन चेंज होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी जो आप कोलिजन की डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, ये है कि दो बिलियर्ड बॉल्स ले लें या कोई भी दो बॉल्स हैं, वो एक डायरेक्शन मूव कर रही हैं। एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है। ऑब्वियसली उन दोनों के मैसेज चेंज है, तो इसलिए इसका नाम m1 है, एक दूसरे का m2 है। तो एक मैस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट केसेस हैं। बट जनरली ये बात की जा सकती है कि यहाँ पे एक मैस m1 है, दूसरी बॉल का मैस m2 है, और जो m1 है वो वेलोसिटी u1 और दूसरा वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। ये है जी बिफोर कोलिजन, वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दो बॉल्स, और क्या हुआ कि उनके दरमियान में कोलिजन हो गई। कैसे होगी? क्यों कि या तो ये इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी या इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इन द एंड क्या होगा कि आपस में ये टकरा जाएंगे, और जब टकराएंगे और उसके बाद टकराने के बाद ये अलग होंगे, तो उसमें क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इन दोनों की जो मोमेंटम है, जो मेन जो इनकी मोशन है, वो चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी है m1 की, वो u1 से चेंज हो जाएगी v1 पे, और m2 की जो वेलोसिटी u2 थी वो चेंज हो जाएगी v2 पे। इसका मतलब है कि ये जो है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। मेन चीज़ मोमेंटम की हम बात करते हैं, आगे बात जा करते हैं कि हम मोमेंटम स्पेसिफिकली क्यों कहते हैं कि मोमेंटम चेंज होगा। सो नेक्स्ट इज़ लर्नर्स सम डे लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कि कोलिजन हो जाए दो बॉल्स की हो सकती है। एक बॉल जो है वो हिट करती है बॉल को जाके, वो भी कोलिजन है। कोई कार है जो कि कोलाइड कर जाती है, ट्री के साथ जाके टकरा जाती है, तो ये वो भी एग्जांपल है कोलिजन की। एक बाउंसिंग अगर आप करते हैं बॉल को आप बाउंस करवाते हैं, वो स्ट्राइक करके आती है ग्राउंड को, और देन उसके बाद वो दोबारा बैक जाती है, वो भी एक कोलिजन की एग्जांपल है। और वेव हिटिंग का शोर, जैसे कि वाटर वेव होती है वो जाके शोर को हिट करती है, तो ये भी एग्जांपल है कोलिजन की। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि काफ़ी जगह जो चीज़ें हैं वो कोलाइड करके ही उनमें जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन में जब तक कोलिजन नहीं होगी वो आपकी गेम आगे फर्दर मूव नहीं कर सकती। क्रिकेट में भी ऐसा ही है, जब तक बॉल कोलाइड नहीं करेगी, हिट नहीं करेगी, आप बॉल को हिट नहीं करेंगे विद योर क्रिकेट बैट, तो तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं हो सकता एक क्रिकेट मैच का। इसके अलावा आपने बचपन में बेंटे खेले हैं, कैरम बोर्ड खेला है, तो मेन वहाँ पे भी आप अगर आप उसको माइंड में रखें, तो जैसे जैसे आप उनको माइंड में रखेंगे उन गेम्स को, तो आपको इसकी डिफरेंट टाइप्स आगे आसानी से समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन मेनली इंक्लूड द इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन, बट जो अब आपके नोट्स हैं उसमें ज़्यादातर बात जो की गई है वो डायरेक्ट और ओब्लिक कोलिजन पे बात की गई है। मोर स्पेसिफिकली ओब्लिक कोलिजन पे आपके नोट्स हैं, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि इसमें इनमें सब में क्या डिफरेंस है मेजर। सो दिस इज़ सिंपल रिव्यू ऑफ ऑल द कोलिजन्स. This is the pictures before collision, this is at the time of collision pictures, and this is after collision pictures. I hope कि ये आपको easily समझ आ जाएगा। सो इलास्टिक कोलिजन में एक्चुअली क्या होता है कि एक बॉल जो है एक्चुअली दिस लेट के दीज आर द बॉल्स, और एक बॉल जो है वो मैस m1 की है, दूसरी m2 की है, और वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं विद वन वेलोसिटी u1 एंड अदर विद वेलोसिटी u2। और जब वो कोलाइड करते हैं और उसके बाद एक की वेलोसिटी u1 प्राइम हो जाती है, दूसरे की u2 प्राइम होती है, और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसमें वो बिफोर कोलिजन मूव कर रहे थे। सो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है।
इसकी एक और तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, बल्कि इससे पहले आपको इनलास्टिक कोलिजन बताती हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाए। इनलास्टिक कोलिजन में क्या है कि एक जो मैस है वो दूसरे मैस के ऑपोजिट आ रहा है, और आफ्टर कोलिजन जो दोनों मैसेज हैं वो ऑपोजिट साइड में मूव कर गए हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो मोमेंटम एक्चुअली क्या है? मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंजर्व्ड रन है, क्या मतलब है कि जो टोटल आपके पास मोमेंटम है वो उतना ही रहेगा, एक का कम हो सकता है, एक का ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, इसका मैस फॉर एग्जांपल ले लें 2 है kg है और इसका 3 kg है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 है, और इसकी वेलोसिटी ले लें जी 5 है मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि यहाँ पे जो इनका मैस है, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या बनेगा? 2 4 टाइम्स 8, तो इसका क्या बनेगा? 3 5 टाइम 15, तो इसका मोमेंटम है जी 8 और इसका है 15। तो हो सकता है कि यहाँ पे अब जो टोटल इनका बना है 8 + 15, 8 + 15 ये बनेगा 23। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ हैं टोटल इनका आ जाता है जी 23 मोमेंटम और सम। तो यहाँ पे देखिए अगर आफ्टर कोलिजन इसका जो मैस है वो तो वही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिजिड बॉडीज़ ले रहे हैं जिनका मैस आफ्टर कोलिजन ब्रेक नहीं होता। ब्रेक भी हो सकता है, वो और केसेस हैं। अब यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं वो यहाँ पे रिजिड बॉडीज़ के ले रहे हैं जिनका मैस सेम रहता है। तो यहाँ पे 2 kg और ये 3 kg है, और आफ्टर कोलिजन इसका मैस फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी 7 हो जाती है, इसकी 3 हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें यहाँ पे 7 2 टाइम्स 14, द मोमेंटम इसका ये है और इसका मोमेंटम आएगा 9, सो 14 + 9 दिस इज़ 23। सो यहाँ पे क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहा है। ये कि आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, नॉट मोमेंटम, एनर्जी कम हो जाएगी। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन की कैसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल बाउंस कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, और इस पर क्या होगा कि आपकी अगर बॉल जो है वो आप हिट करते हैं उस पर फ्लोर पे, और वापस वो आपकी उसी डायरेक्शन में उसी स्पेस पे वापस आ जाती है उसी पॉइंट पे, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। अब फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को हिट कर रहे हैं फर्श पे, और वो वहाँ पे जाके बिल्कुल उसका जो है या तो वो स्टॉप हो जाती है या उसका उठने की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उतनी ही हाइट पे आ सके जितनी हाइट से आपने उसे फेंका था, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। ओके, दीज आर द 2 डिफरेंट न्यू टाइप्स जिसके बारे में अब आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और ऑब्लिक कोलिजन क्या होती है। तो ये भी एक टाइप डायरेक्ट और ऑब्लिक जो है वो इलास्टिक भी हो सकती हैं, इलास्टिक भी हो सकती हैं। तो डायरेक्ट एक्चुअली कोलिजन क्या है कि जब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये होती है मिड के, जब 2 बॉल्स मिड से आपस में टकराती हैं उनको हम कहते हैं कि डायरेक्ट कोलिजन हुई है, और ये एक डायरेक्शन में भी हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें ये केस लिया है मैंने कि 2 जो बॉल्स हैं वो एक डायरेक्शन मूव कर रही थी, आफ्टर डायरेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। और इनडायरेक्ट कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन जो मेन टॉपिक है इस पूरे नोट्स का वो ये है कि ऑब्लिक कोलिजन के बारे में बात की जाएगी। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या है कि जब एक मैस दूसरे मैस को बिल्कुल डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा उसको नीचे से हिट कर रहा है। अब देखिए थोड़ी सी वो बॉल ऊंची है, वो जो एक बॉल उसे थोड़ी सी नीचे से उसको हिट करती है, तो क्या होगा? आफ्टर कोलिजन वो एक ही लाइन में मूव नहीं करेंगे, एक जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब इनकी जो लाइन थी नॉर्मल वो ये थी जिसमें उनको जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी पाथ चेंज कर ली, अपने आप को ऑब्लिकली दूसरी साइड से ले गए, एक एंगल पे ये जो है चले गए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ फाई। आफ्टर कोलिजन उन्होंने अपनी जो मेन नॉर्मल लाइन के अलोंग अपनी डायरेक्शन नहीं रखी, अपनी मोशन नहीं रखी, वो चेंज हो गए, अपनी पाथ से डाइवर्ट हो गए, उसे हम कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन या इंटरैक्ट कोलिजन भी कहा जाता है। नो लेट्स फॉर एग्जांपल ये कैरम बोर्ड है जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आई डोंट नो कि प्रीटी श्योर कि ये मैंने सही से अरेंज किए या नहीं, बट आपको समझाने के लिए ये कि एक स्टैगर है, आपने इसको हिट करना है और ये जो है पूरा बोर्ड ओपन हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो है वो ऑब्लिकली चली जाती हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। जैसे इसने इसको हिट किया तो ये डायरेक्टली कोलाइड करेगा उसके बिल्कुल सामने से, और ये बिल्कुल सामने इधर चली जाएगी। कुछ जो है वो आप सामने से हिट कर रहे हैं लेकिन वो उसको यहाँ सामने जाने के बजाय साइड पे चले
जाएगी, तो ये ओब्लिकली अपनी जगह से हिल गई है, इनडायरेक्टली इसने मूव किया। और ये भी जो है ओब्लिकली मूव हुई क्योंकि आपने सामने से हिट किया, लेकिन ये अपने जो डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उस डायरेक्शन से जाने के बजाय डाइवर्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में। और कुछ जो हैं वो क्या होंगी कि आपके जाके हिट करके वापस आ जाएंगी उसी पोजीशन में, तो वो होगी जी इलास्टिक कोलिजन। और कुछ है जो वहाँ पे जाके बिल्कुल ही बाउंस होके वहाँ पे ठहर जाएंगी, वो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चारों जो टाइप्स हैं उसमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो न्यूटन्स के 3 लॉज से तो सभी वाकिफ़ हैं, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के जो कि आप किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, बॉडी के मास के। मतलब कि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी ही मतलब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और लेकिन जितना कम मास होगा उतना ही उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर आप इसको 1 और 2 को कंबाइन करें, तो अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास, और इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो ये आ जाता है F/m। और वैसे K आता है और K को हम 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पे, और F इज़ इक्वल टू ma। दिस इज़ द फॉर्मूला जो आप पढ़ते रहे हैं, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है हमने। सो F इज़ इक्वल टू ma, दिस इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपके पास एक इक्वेशन आती है। अब यहाँ पे फोर्स इज़ इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। There A is a vector and force is also a vector. Here force is a vector, velocity is also a vector. The rate of change of velocity is called acceleration. तो हमने यहाँ पे A की जगह उसका दूसरा ऑल्टर लगा दिया। अब यहाँ पे F इज़ इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है d/dt ऑफ mv, क्योंकि जो मास है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, हम क्योंकि रिजिड बॉडी की केस ले रहे हैं तो mv आ जाएगा, तो चेंज जस्ट वेलोसिटी में आएगा। तो यहाँ पे F इज़ इक्वल टू d/dt ऑफ p आ जाएगा। व्हाट इज़ p? p इज़ द मोमेंटम विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आता है, तो इसकी जगह हमने p डाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to the applied force। ओके, इम्पल्स अब क्या है, ये एक नेक्स्ट डेफिनीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये आगे आपके पूरे नोट्स में चलेगी। इम्पल्स क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, या डिफरेंस बिटवीन टू मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। नहीं जी, एक आपने बॉडी लेनी है जिसका मास m है और उसके ऊपर फोर्स F न्यूटन आपने अप्लाई की है, और उसमें जब आपने फोर्स अप्लाई किए तो इन द रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसने एक्सेलरेशन, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। कांस्टेंट फोर्स की यहाँ बात हो रही है, वेरिएबल फोर्स की बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है जो कि आप एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट फोर्स। तो देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma होता है। और लेट हम कह लेते हैं कि u जो है वेलोसिटी थी बॉडी की उससे पहले के जब आपने फोर्स अप्लाई की, और v जो वेलोसिटी है आफ्टर द फोर्स अप्लाइड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, v इज़ इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसा कि आप सब जानते हैं, और यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज़ इक्वल टू at, और फर्दर यहाँ से अगर हम a सेपरेट करें तो ये t है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू ओवर t। तो अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में दिस वैल्यू ऑफ a पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा जी f इज़ इक्वल टू m एंड v माइनस यू ओवर t, और f अगर हम यहाँ t मल्टीप्लाई वहाँ जा कर देते हैं, f t इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो ये है फाइनल मोमेंटम और ये है जी इनिशियल मोमेंटम, और मास जो है देख लें यहाँ पर कांस्टेंट है, मास वही है, वेलोसिटी जस्ट चेंज हुई है। तो इसको हम नाम देते हैं I फॉर इम्पल्स, एम वी
माइनस एम यू, द चेंज इन फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम। सो यहाँ से अगर आप एक रिज़ल्ट अखज़ करें वो ये है I इज़ इक्वल टू एफ टी। सो द इम्पल्स is a change of momentum. Also impulse can be defined as the product of force and time. So impulse is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स होती है की डायरेक्शन होती है। ओके, द सेकेंड केस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल होगी, वो भी कांस्टेंट नहीं हो गई। तो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू हमने एफ टी लिखा था, तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इट मीन्स कि इट इज़ चेंजिंग, तो हम विद टाइम, सो यहाँ पे हम T1 से T2 और F dt ले लेते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वो टाइम वो चेंज होगी, इसलिए यहाँ पे हमने ले लिया। और I इज़ इक्वल टू एफ़ की जगह हम लगाएंगे F, जैसे कि मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिखा जा सकता है इसे dp ओवर dt, और यहाँ dt आ जाएगा T1 T2। सो व्हाट इज़ p? p आपको पहले बताया मोमेंटम है जो कि प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का T1 से T2, इसको लिखा जा सकता है d बाई डी टी ऑफ एम वी डी टी। अब यहाँ देखें, क्योंकि ये कंप्लीट इंटीग्रल हो गया है, कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया इसका, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी फ्रॉम T1 to T2, the upper limit is T2 and the lower limit is T1, these are two the times हैं ये। और इम्पल्स क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी एट T2 माइनस मोमेंटम ऑफ बॉडी एट T1, तो ये आ जाएगा इम्पल्स का फॉर्मूला। जब आपकी जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल हो जाएगी, तो उसके लिए आपके पास ये आ जाता है, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So learner, this video was all about the introduction and the basic concepts related to Collision theory। तो अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी ही इसकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी। और स्टे ट्यून एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में लाजमी फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच।